अब आते हैं कि जब प्रतिहार वंश का पतन होता है तो भारत के क्षेत्रों में जो गुजरात का क्षेत्र था, मध्य भारत का क्षेत्र था, कन्नौज का क्षेत्र था, वो अपने आप में स्वतंत्र होने लगता है। तो उन क्षेत्रों में कुछ नए राजपूत वंशों का उदय होता है, जैसे गढ़वाल वंश, इसका उदय होता है स्पेशली कन्नौज और यूपी के क्षेत्र में। परमार वंश, इसका उदय होता है मालवा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश और गुजरात के भाग में। और चालुक्य वंश जो गुजरात में ही मूल रूप से उदय होता है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि प्रतिहारों के पतन के बाद कई अन्य राजपूत वंशों का उदय इस क्षेत्र में हुआ, जिसमें गढ़वाल वंश, परमार वंश और चालुक्य वंश प्रमुख थे। आइए गढ़वाल वंश को देख लेते हैं। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसे याद रखना बहुत आसान है। गढ़वाल वंश कौन थे? तो कन्नौज क्षेत्र में इनका उदय हुआ था और कन्नौज सीमा क्षेत्र से लेकर के वाराणसी तक इनका विस्तार था। थोड़ा सा मैप पे ध्यान रखेंगे तो याद रखना आसान हो जाएगा। इस वंश के, गढ़वाल वंश के जो शासक थे यानी संस्थापक थे, वो थे चंद्रदेव। और चंद्रदेव के समय ही इस वंश की स्थापना हुई थी। और इससे संबंधित 2-3 बिंदु ही हैं जो याद रखना है। चूंकि राजपूतों की एक प्रमुख राजनीतिक विशेषता ये थी कि ये आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते थे। जो विभिन्न राजपूत वंश थे उनमें काफी संघर्ष होता था और केवल एक गोत्र यानी एक कुल के राजपूतों में ही एकता देखने को मिलती थी। जैसे चौहान है तो केवल चौहानों में, परमार है तो केवल परमारों में। अन्य 2 राजपूतों गुटों में शुरू से प्रारंभिक रूप से जो है एक शत्रुता का वातावरण बना रहता था। इस क्रम में शत्रुता और कब बढ़ जाती है? जब इस वंश के शासक जयचंद के पुत्री संयोगिता का विवाह जो है वो स्वयंवर के माध्यम से होने जा रहा था और पृथ्वीराज चौहान ने वहां पर एक अभियान चलाया और वहां जाकर के स्वयंवर से जो है संयोगिता को वापस लेकर के उसने उनके साथ विवाह की। कहा जाता है कि यह विवाह जो है एक प्रेम विवाह के तौर पे था, क्योंकि संयोगिता ने सहस्त्र स्वीकार किया था कि पृथ्वीराज चौहान उन्हें वहां से ले जाए और उनसे विवाह कर ले। इसके बाद जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता बढ़ गई थी और जब पृथ्वीराज चौहान पे मोहम्मद गोरी द्वारा आक्रमण किया गया था तो जयचंद जो गढ़वाल वंश के शासक थे उन्होंने इसमें कहीं से भी पार्टिसिपेट नहीं किया, कहीं से भी मदद नहीं की पृथ्वीराज चौहान की। परिणाम स्वरूप 1194 में फिर से जो है आक्रमण किया गोरी ने जयचंद पे और जयचंद भी पराजित हो जाता है चंदावर के युद्ध में। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी मोहम्मद गोरी का वीडियो जो बताया है उसमें भी आपको बताया है, तो आप वहां से भी इसे याद रख सकते हैं। तो गढ़वाल से स्पेशली इनके संस्थापक जयचंद, संयोगिता और चंदावर के युद्ध से संबंधित प्रश्न जो है मूल रूप से पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। आते हैं अब परमार वंश की ओर, जो कि एक प्रमुख राजपूत वंश के रूप में जाना जाता है। इसके संस्थापक को लेकर के कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो उपेंद्र राज या कृष्ण राज इनके संस्थापक थे। ज्यादातर एग्जाम में उपेंद्र राज कह करके आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। धारा नगरी जो मध्य प्रदेश में थी, ये इनकी राजधानी क्षेत्र थी। हालांकि इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो उज्जैन क्षेत्र में ही थी, लेकिन इनकी जो मुख्य राजधानी बनी वो राजा भोज के समय धारा नगरी बनी। और कई बार आपसे प्रश्न जब भी पूछा जाएगा राजधानी को लेकर के तो धारा नगरी को ही बना करके पूछा जाएगा। तो इनकी राजधानी जो थी वो धारा नगरी थी। इसके प्रमुख शासकों में सबसे प्रमुख शासक के रूप में जाना जाता है राजा भोज को। आपने जो कई मुहावरों में, कविताओं में जिस राजा भोज का जिक्र सुना होगा वो यही राजा भोज थे। ये मिहिर भोज थे जो इस प्रतिहार वंश के सबसे प्रमुख शासक थे, लेकिन जो राजा भोज संबंधित शासक हैं वो परमार वंश से संबंधित है। राजा भोज क्यों प्रसिद्ध थे? तो इनके 2 कारण थे। जहां इन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपने विजय पताका को फैलाया, आसपास के जितने राजपूत वंश से उनसे संघर्ष करके अपने साम्राज्य को बचाए रखा, वहीं दूसरी ओर इन्हें कविराज कहा गया है और साहित्यकार के रूप में भी ये काफी चर्चित रहे हैं। इन्होंने गणित, चिकित्सा, विज्ञान सभी पर पुस्तकें लिखी और इनकी पुस्तकें काफी चर्चित हुई थी। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी कई पुस्तकों की रचना की। तो याद रखना है कि राजा भोज को कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था और इन्हें कविराज कहा जाता है। आप मेडिवल हिस्ट्री में जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि कृष्णदेव राय जो दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख शासक था विजयनगर का, उसे भी दक्षिण का भोज कहा जाता था। अर्थात वो कहीं न कहीं उनकी तुलना जो है इसी राजा भोज से की जाती है।
राजा भोज ने आयुर्वेद के ऊपर जो है आयुर्वेद सर्वस्वम का किताब लिखा। इसके अलावा उन्होंने गणित विज्ञान के क्षेत्र में सम्रांगन सूत्रधार नामक पुस्तक लिखी और अन्य कई पुस्तक लिखे जो चिकित्सा क्षेत्र, गणित क्षेत्र, व्याकरण क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र आदि से संबंधित थे। तो इसी पॉइंट को लेकर के राजा भोज से जोड़ करके 2-3 प्रश्न आपको बनाए जाते हैं जो आप निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव के रूप में बना करके उनकी प्रैक्टिस करें। घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इन सब ऑब्जेक्टिव को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा राजा भोज ने धारा नगरी जो मध्य प्रदेश में थी वहां पर एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। यह भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। और इसी संस्कृत विद्यालय के प्रांगण के अंदर उन्होंने एक सरस्वती मंदिर का भी निर्माण कराया। तो ये प्रश्न भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि एकमात्र सरस्वती मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो राजा भोज के द्वारा। कहां कराया गया था? तो धारा नगरी में। और किस क्षेत्र में कराया गया था? तो एक संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में कराया गया था। तो यहां से एक पॉइंट याद रख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने भोपाल के नजदीक एक भोजपुर नामक नगर का निर्माण कराया, साथ ही साथ वहां पर एक तालाब का निर्माण भी कराया था। तो परमार वंश से आपको मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो राजा भोज से ही जोड़ करके पूछे जाते हैं या फिर संस्थापक या राजधानी क्षेत्र से जोड़ करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो परमार वंश जो एक प्रमुख राजपूत वंश था, उम्मीद करते हैं इनके ये टॉप पॉइंट्स जो है आपको याद हो गए होंगे। अब आते हैं चालुक्य वंश, जिन्हें सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। राजपूतों की एक प्रमुख शाखा ये भी थी। और ये तीनों जो अभी तक वंश आप पढ़ रहे हैं, प्रतिहार, परमार और सोलंकी, इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत के रूप में जाना जाता है। इनसे जुड़े हुए प्रमुख पॉइंट में आए तो इनके संस्थापक थे मूलराज प्रथम। तो याद रखेंगे मूलराज। इनकी राजधानी क्षेत्र अनहिलवाड़ थी जो गुजरात क्षेत्र में थी और गुजरात क्षेत्र ही इनका शासन का प्रमुख केंद्र था। इसके एक प्रमुख शासक थे भीम प्रथम। भीम प्रथम के समय ही गजनवी का शासक सोमनाथ पर आक्रमण करने आता है। तो गजनवी भारत पर जब आक्रमण करने आया तो आपने पढ़ा था कि 17 आक्रमण उन्होंने किए थे। और उस 17 आक्रमण के दौरान जो सबसे प्रमुख आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। और सोमनाथ मंदिर कहाँ था? तो गुजरात में। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जब ये आक्रमण किया गया था तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था जो चालुक्य वंश का शासक था। इस आक्रमण में सोमनाथ पर गुजरात में गजनवी की जीत होती है और वो वापस चला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जयसिंह सिद्धराज, जो इस वंश का सबसे प्रमुख शासक के रूप में जाना जाता है। इस शासक के दरबार में जैन धर्म के आचार्य हेमचंद्र रहते थे। तो ये प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं कि जयसिंह के दरबार में जो है हेमचंद्र नामक जो है जैन आचार्य रहते थे। तो ये प्रश्न आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अगर बात करें चालुक्य सोलंकी वंश से तो इसके शासकों के साथ साथ यहाँ पे जो कला का विकास हुआ था उससे भी 2-3 प्रश्न है जो महत्वपूर्ण रूप से बनते हैं। आइए उनको देखते हैं। उससे पहले भीम द्वितीय को पढ़ना जरूरी है क्योंकि भीम द्वितीय के समय जो है 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पुनः इस पर आक्रमण किया था सोलंकी वंश पे। अब समझिए कि गुजरात का सोलंकी क्षेत्र था, पहले गजनवी आया तो भीम प्रथम था, वो आया जीत करके चला गया। फिर गोरी भी ये सोचता है कि हम भी इस क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे और आराम से जीत लेंगे, लेकिन इस बार भीम 1 नहीं था, भीम 2 हो गया था, यानी पावर डबल हो गया था। व्यक्ति दोनों अलग हैं, इसे याद रखेंगे। तो भीम द्वितीय जो आ गया जो पहले वाले से ज्यादा ताकतवर था। तो इस समय गोरी जो है वो पराजित हो जाता है। तो इसे आपको याद रखना है कि 1178 में गोरी का आक्रमण हुआ, लेकिन इसमें भीम द्वितीय की जीत होती है, गोरी की हार हो जाती है। अब यहाँ सोलंकी वंश से जुड़े हुए कुछ अन्य पॉइंट जो याद रखने हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भीम प्रथम, यही भीम प्रथम जो हार गया था गजनवी से। तो भीम प्रथम के एक सामंत थे जिसका नाम था बिमल शाह। उन्होंने क्या किया कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और इस खुशी में उसने माउंट आबू पर्वत पर एक जैन मंदिर का निर्माण कराया। तो ये बहुत फेमस रहा है और कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? तो भीम प्रथम शासक। और अगर पूछा जाए किसने करवाया था तो बिमल शाह जो कि उनके मंत्री थे, उस मंत्री के द्वारा ही दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण कराया गया था माउंट आबू पर्वत पर, जो
किस धर्म से संबंधित था? तो जैन धर्म से संबंधित था। तो ये जब स्थापित होता है भीम प्रथम के समय, तो उसके बाद जो शासक आते हैं जयसिंह सिद्धराज, ये क्या करते हैं कि जयसिंह सिद्धराज उसी पर्वत पे अपने पूर्वजों की 7 मूर्तियों का निर्माण करवाते हैं। तो मूर्तियों की पूजा का जो प्रचलन है राजाओं के तौर पे तो दक्षिण भारत में विशेष रूप से देखने को मिलती थी, लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्र में स्पेशली माउंट आबू पर्वत पर 7 अपने पूर्वजों की मूर्तियों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था जयसिंह सिद्धराज के द्वारा। उन्होंने 7 मूर्तियों का निर्माण कराया और उसकी भी पूजा अर्चना की जाती थी। इसके अलावा मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भी सोलंकी राजों के शासनकाल में ही किया गया था। तो 3 पॉइंट ऑब्जेक्टिव के रूप में कला दृष्टि से याद रख सकते हैं सोलंकी वंश से, जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। एक, माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर, दूसरा मोढेरा का सूर्य मंदिर, और तीसरा माउंट आबू पर्वत पर ही अपने पूर्वजों के 7 मूर्तियों का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो जयसिंह सिद्धराज के द्वारा करवाया गया था। तो ये तीनों पॉइंट उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं चौहान वंश, जो कि चौथा ऐसा वंश था जो अग्निकुंड से उत्पन्न बताया जाता है। अग्निकुंड से उत्पन्न चौथे वंश चौहान वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है वासुदेव को, और इसे कहीं कहीं चहमान कह के भी संबोधित किया गया है कि बताया जाता है कि चहमान जो थे इसके संस्थापक थे, इसीलिए इसको चहमान वंश या चौहान वंश कहा जाता है। लेकिन अधिकांश एग्जाम में जो प्रश्न के उत्तर होंगे वो वासुदेव होंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वासुदेव। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र जो प्रारंभ में थी, बाद में चल करके इनकी राजधानी बन जाती है अजमेर। अजय राज करके एक शासक हुए चौहान वंश के, उन्होंने ही अजमेर की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो अजय राज थे, जो किस वंश से संबंधित थे? तो चौहान वंश से संबंधित थे। हालांकि इनकी पहले की राजधानी अहिछत्र थी। बाद में दिल्ली भी चौहान वंश के शासन में आ जाता है। दिल्ली जो कि बाद में चौहान वंश के शासन में आता है, लेकिन उससे पहले दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो तोमर वंश, जो एक राजपूत वंश के रूप में ही जाना जाता था, उसी तोमर वंश के शासक अनंग पाल ने जो है दिल्ली की स्थापना की थी। ये पॉइंट भी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। अब आते हैं विग्रह राज, जो कि एक शासक के रूप में चौहान वंश में आता है और काफी प्रसिद्ध होते हैं, तो इनको आप याद रख सकते हैं। इनके राज कवि का नाम था सोमदेव, और उन्होंने एक ललित विग्रह राज करके नाटक की रचना की है, जिससे विग्रह राज के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो विग्रह राज के राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रह राज नामक नाटक की रचना की है, जिससे चौहान वंश के और विग्रह राज के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हम लोग बात कर रहे हैं, जो इस वंश का सबसे प्रमुख शासक के रूप में उभर करके आता है, और जो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही हैं। इसके अलावा मैं इसमें 1-2 पॉइंट और बता दूं कि विग्रह राज के संबंध में जो ये जानकारी हमको मिली है और पृथ्वीराज चौहान के संबंध में जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, इसके संबंध में जयानक और चंद्रबरदाई, ये दोनों की रचनाएं जो है पृथ्वीराज रासो, और जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। ये दोनों किताबें जो हैं कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछी गई हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो चंद्रबरदाई ने, और पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की है? तो जयानक ने की है। तो ये जानकारी भी आपको यहां से मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और जो आपको ध्यान रखना है कि चौहान वंश का जो शासन क्षेत्र था वो दिल्ली तक पहुंच जाता है। इसका कारण ये था कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके जो मामा का घर था, या कह सकते हैं नाना का घर था, वो नाना का घर जो है वो वास्तव में तोमर वंश से जुड़ा हुआ था, अनंगपाल से जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि पृथ्वीराज चौहान वहां के भी वंशज के रूप में वहां पे शासन करते हैं। पृथ्वीराज से जुड़े हुए पॉइंट्स को हम लोगों ने मोहम्मद गोरी के वीडियो में भी पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार से शासन किया था। पृथ्वीराज से चौहान से संबंधित 2 युद्ध बहुत फेमस है, 1191 का प्रथम तराइन युद्ध और 1192 का द्वितीय तराइन युद्ध। प्रथम तराइन युद्ध में आपको पता होगा कि क्या हुआ था। प्रथम तराइन युद्ध में ये हुआ था कि हार हो गई थी गोरी की, लेकिन द्वितीय तराइन युद्ध में गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। तो इसको लेकर के इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान इस वंश के अंतिम शासक साबित होते हैं और चौहान वंश समाप्त हो जाता है। तो यहां तक जो प्रमुख पॉइंट थे आप निश्चित रूप से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं चंदेल वंश की ओर। चंदेल वंश जो कि एक प्रमुख राजपूत वंश के रूप में जाना जाता है,
इसके संस्थापक जो थे वो नन्नुक थे और नन्नुक ही इसके प्रमुख संस्थापक थे और इनकी जो सीमा क्षेत्र थी वो बुंदेलखंड क्षेत्र में थी और खजुराहो इनकी राजधानी क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध था। और खजुराहो से जुड़े हुए एक दो पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में इसमें पूछा जाता है, उसको आपको याद रखना है। वो याद ये रखना है कि खजुराहो में विष्णु मंदिर है जो काफी प्रसिद्ध है और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस शासकों के द्वारा कराया गया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि खजुराहो का मंदिर जो है वो किस धर्म से संबंधित रहा है, तो वैष्णव धर्म से संबंधित रहा है और विष्णु मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर रहे हैं। इसके अलावा चंदेल राजा थे एक धग जिन्होंने जल समाधि ली थी प्रयाग में। तो जहां पे गंगा यमुना का संगम है उस संगम पर जाकर के उन्होंने जल समाधि लेकर के अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इनसे एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। तो चंदेल शासकों में एक राजा धग को आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा चंदेल शासक थे एक परमर्दी देव जिनसे प्रश्न कुछ पूछा जा सकता है। परमर्दी देव के खिलाफ 1182 ईस्वी में चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय ने आक्रमण किया था और चंदेल शासक परमर्दी देव एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में अल्लाह और उदल नामक दो सेना नायक थे, परमर्दी देव के सेनापति थे, जिन्होंने बड़ी ही वीरता के साथ युद्ध में लड़ा था। हालांकि वो जीत नहीं पाए थे, जीत जो है पृथ्वीराज चौहान की हुई थी, लेकिन इसी दौरान ये प्रसिद्ध हुए थे। तो यहाँ से दो प्रश्न बन जाते हैं, अल्लाह और उदल किस वंश से संबंधित थे, तो चंदेल वंश के परमर्दी देव के वो सेनापति थे। तो परमर्दी देव और उसके सेनापति और किस युद्ध से संबंधित था, तो 1182 में परमर्दी देव एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्ध से संबंधित था। इसके अलावा मैं बता दूं तो एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, एक विद्याधर नामक चंदेल राजा थे जिन्होंने देखा कि प्रतिहार वंश के एक राजा थे जिनका नाम था राज्यपाल। इनके समय में गजनवी का आक्रमण होता है प्रतिहार क्षेत्र में और राज्यपाल जो है अपना सीमा छोड़ करके भाग जाता है और आराम से जो है गजनवी को जीतने देता है। अब इस चीज से इतना दुखी हो जाते हैं चंदेल शासक विद्याधर, उन्होंने जाकर के राज्यपाल की हत्या कर दी कि क्यों तुमने लोहा नहीं लिया गजनवी से। फिर बाद में जब राज्यपाल यहाँ से हट जाते हैं प्रतिहार वंश के शासक के रूप में, तो फिर यहाँ पर एक नया शासक आता है त्रिलोचन पाल यहाँ का शासक बनता है। वह गजनवी से मुकाबला करता है लेकिन ये जीत नहीं पाता है और इस तरह से प्रतिहार वंश गजनवी के शासन के दौरान ही यहाँ पे समाप्ति की ओर अग्रसरित हो जाता है। तो मुख्य वंशों में आज हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश और चंदेल वंश से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स देखा। अब लास्ट में 2-3 मिनट हम लोग देखते हैं राजपूत काल के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर। बात करें राजनीतिक स्थिति की तो राजपूत जो थे वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित राजपूत थे, अर्थात भारत के अलग अलग भागों में देखें तो ये इस तरह से बटे हुए थे और आपस में इनका हमेशा संघर्ष चलते रहता था। इसके कारण राजनीतिक एकता का अभाव था और यह ऐसा अवसर था कि बाहरी आक्रमणकारियों को भारत में आने का अवसर मिला और वो भारत में आते हैं और भारतीय सीमा क्षेत्र में इस्लाम संप्रदाय का, या फिर कह सकते हैं जो अरब के आक्रमणकारी थे, जो तुर्क आक्रमणकारी थे, उनके लिए एक अवसर के समान था और वो आकर के भारत में टिक जाते हैं। तो इस तरह से ये 2-3 पॉइंट है। राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रकार से विखंडन की स्थिति थी। बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र में, तो सामाजिक जीवन यहाँ पे ठीक था, लेकिन राजपूत जो थे उस सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों के साथ वर्चस्व में थे और अन्य वर्गों की स्थिति जो थी वो थोड़ी निम्न थी। यहाँ पे महिलाओं से जोड़ करके 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। राजपूत काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी पर बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि इस समय सती प्रथा और जौहर प्रथा, ये 2 प्रथाएं थी जो काफी प्रचलित थी। सती प्रथा वो होते थे जब पति की मृत्यु के बाद पत्नी उनकी चिता सैया पर जाकर के उनके साथ खुद को जला लेती थी या खुद के प्राण त्याग देती थी, तो उसे सती प्रथा कहा जाता था। लेकिन जौहर प्रथा में क्या होता था कि जब पति किसी दूसरे आक्रमणकारी, विशेष करके मुस्लिम आक्रमणकारी के कारण या तो मारे जाते थे या मरने की स्थिति में होते थे, तो घर की महिलाएं अपने
सम्मान को बचाने के लिए खुद को चिता में झोंक देती थी या आग में डाल देती थी, तो ये जौहर प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो राजपूतों में ये सती प्रथा और जौहर प्रथा मुख्य रूप से प्रचलित था। इसके अलावा बात करें आर्थिक स्थिति की, तो राजपूतों का जो क्षेत्र होता था वो समृद्ध क्षेत्र था, आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। वहां जो आर्थिक रूप से मुख्य जो पेशा था वो था कृषि। कृषि ही इस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था जो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़ा हुआ था। बात करें व्यापार का, तो व्यापार का पतन हुआ था इस काल में। क्यों हुआ था? क्योंकि जब छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे और राज्यों में आपस में तालमेल नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि ऐसे कंडीशन में व्यापार वाणिज्य का विकास जो है वो सीमित हो जाता है। इसके अलावा इस काल में जो एक प्रकार की अलग व्यवस्था थी जिसे हम लोग सामंतवाद कहते हैं, उस सामंतवादी व्यवस्था का जो है विकास जो है वो राजपूत काल में काफी ज्यादा हुआ था। और अगर धार्मिक क्षेत्र में देखें तो अधिकांश राजपूत जो थे वो सभी हिंदू धर्म से संबंधित थे, लेकिन कुछ ऐसे राजपूत भी थे जो जैन धर्म को सहयोग करते थे या जैन धर्म को मानते थे, लेकिन अधिकांश राजपूत वैष्णव धर्म या शैव धर्म से ही संबंधित देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आज के चैप्टर में आप लोगों ने प्रमुख राजपूत वंशों को देखा। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख ले, ताकि आपको राजपूतों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी यहाँ से।